कामिल आर्ट्स ऑफ डायग्नोसिस में तमाम व्यूवर्स का, तमाम स्टूडेंट का और तमाम सुनने देखने वालों का खैर मकदम। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था केस टेकिंग, और केस टेकिंग की जो बेसिक है हिस्ट्री टेकिंग अभी बता रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ट्राइका ऑफ डायग्नोसिस या सिंबल ऑफ डायग्नोसिस के हवाले से बताया कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। जो एक जो है कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग है, दूसरी जो है कंप्लीट एग्जामिनेशन है, तीसरा जो है कंप्लीट लैब्स और तमाम स्कैन है। तो दोस्तों, अभी हम हिस्ट्री टेकिंग पे हैं। मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में आपको बताया था कि एस ओ ए पी जो है वो सॉप है, साबुन है, और साबुन के हवाले से मैंने बताया था, बड़ा आसानी से आपको याद रह जाएगा। एस फॉर जो है सब्जेक्टिव सिम्टम है। सब्जेक्टिव सिम्टम वो हैं जो आप मरीज़ से सुनते हैं, उन्हें नापा नहीं जा सकता, उन्हें देखा नहीं जा सकता। ये है सब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम जो है, मरीज़ ने कहा कि मुझे बुखार है, तो बुखार तो आप नाप सकते हैं, लेकिन अगर मरीज़ ने कहा कि मुझे दर्द है, तो दर्द आप नहीं नाप सकते। तो जो मरीज़ दर्द बता रहा है वो उसकी सब्जेक्टिव सिम्टम है, और मरीज़ जो बुखार बता रहा है वो उसकी ऑब्जेक्टिव सिम्टम है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम को आप जो है मेजर कर सकते हैं, बुखार कितना है, किस हद तक है। अगर मरीज़ कहता है मेरे हेडेक है, मेरे सर में दर्द है, तो ये सब्जेक्टिव सिम्टम है। लेकिन अगर आप उसका ब्लड प्रेशर नापते हैं या मेजर करते हैं और उसको आप हाइपरटेंसिव पाते हैं, तो हाइपरटेंशन में जो है ब्लड प्रेशर जो है वो देखा गया है हाइपरटेंशन में। अगर हाइपरटेंशन है और उसका ब्लड प्रेशर की बढ़ने की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई बीपी की वजह से अगर वो उसको हेडेक है, तो ये आप उसने सब्जेक्टिव सिम्टम आपको बताई थी, आपने ऑब्जेक्टिव सिम्टम की मदद से जो है आपने अंदाज़ा लगा लिया, असेसमेंट किया और फिर प्लान किया कि इसको ब्लड प्रेशर रिडक्शन की दवा दी जाएगी, या अगर ब्लड प्रेशर उसके जागने की वजह से या जिस वजह से भी है, तो उसको वो हम प्लान करेंगे उसके लिए कि क्या किया जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि इस प्लान में जो है सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, असेसमेंट हुआ, हमने नाप लिया उसको, असेसमेंट किया, ब्लड प्रेशर के आले से, बीपी ऑपरेटर्स के आले से हमने नापा उसको, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा था। तो दोस्तों, उसके लिए प्लान ये किया कि हमने उसको एक तो टेस्ट लिख दिया कि आप जो है जो लिपिड प्रोफाइल करा कर लाएँ, ठीक है। लिपिड्स पर हमें शक हुआ कि इसके जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, तो हमने कहा कि उसका लिपिड प्रोफाइल आप करा के लाइए। लिपिड प्रोफाइल आपने उसको एडवाइस कर दिया, ये भी प्लान में शामिल होगा, पी में। और उसको रेस्ट का या सिंपल सी कोई दवा दे दी दर्द के हवाले से, वो भी जो है प्लान में शामिल होगा। अच्छा देखिए, ये तो एसओपी था, लेकिन एसओपी के बाद जो है हमने जो है एक चीज़ और याद रखनी है। ये जो बनी हुई है, आप ये देख रहे हैं, ये दोस्तों बनी हुई है एक बहुत ही पुरानी सी कार, पुरानी कार, ओल्ड कार। ओल्ड कार क्या है ये याद रखिएगा। सोप के बाद ओल्ड कार। ओल्ड कार क्या है? ओल्ड कार, ओल्ड ऑनसेट, ओ से ऑनसेट, एल से लोकेशन, डी से ड्यूरेशन, कार का सी से करेक्टर, और ए से आप एग्रीवेशन ले लें, एमिलेशन ले लें, या ए से आप जो है सिर्फ एग्रीवेशन ले लें, और आर से आप रिडक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ए से एग्रीवेशन और एमिलेशन दोनों ले रहे हैं, जैसे कि इस एक सिस्टम है हमारा, होम्योपैथी का भी एक सिस्टम है ट्रीटमेंट करने का, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो मोडलिटीज़ जो होती हैं उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बड़ी अहमियत होती है। तो मोडलिटीज़ के हवाले से अगर आप एक वो एग्रीवेशन प्लस एमिलेशन दोनों देख लेते हैं, तो फिर आर आपको, ओल्ड कार का जो आर है वो रेडिएशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, या रेडिएशन में आपको समझना पड़ेगा। रेडिएशन से मुराद जो है रेडिएट करना, एक जगह से दूसरी तरफ शिफ्ट करना, दर्द का या किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये थी आपको मैंने बताया एसओपी, और सॉप के बाद जो है एसओएपी, और उसके बाद ओल्ड कार। ओल्ड कार ये हमारे अपने बनाए हुए आसान लफ्ज़ों में याद रखने के लिए मैंने बताया आपको कि ओल्ड कार में क्या, ऑनसेट, ऑनसेट के बाद लोकेशन, लोकेशन के बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद एग्रीवेशन एंड एमिलेशन, एमिलेशन के बाद कार का जो आर आ रहा है वो है जी रेडिएशन। ऑनसेट कब से? ऑनसेट का मतलब है कि हमला कब हुआ, या ये सिम्टम जो है वो सिम्टम आपकी कब अपीयर हुई, सिम्टम जो है पहली सिम्टम कब अपीयर हुई, या कब उसने
आपको जैसे कोई मरीज़ आके बताता मुझे बुखार है, तो हम पूछेंगे, एक बात और याद रखिएगा कि हमें जो है सवाल रखने होंगे, व्हेन, व्हाट एंड वाई। ठीक है, व्हेन, व्हाट, वाई, ये बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी है। तो आपने पूछा ऑनसेट कब से है, ठीक है, ऑनसेट कब से है, और इसके अलावा कितनी देर तक रहा, अगर सर दर्द था तो कितनी देर तक रहा, और अगर उसने कहा कि मुझे 3 दिन से है और ड्यूरेशन के 3 दिन से कितने अरसे तक रहा, तो ये आपने ड्यूरेशन आपने पूछ लिया। अच्छा, ऑनसेट के बाद आपने लोकेशन आपने पूछी, उसने कहा मेरे दर्द है जिस्म में, तो आप जिस्म का जो है लोकेशन पूछेंगे। जिस्म में वो हाथ लगा के बता सकता है, चूँकि वो पेशेंट है, वो हाथ लगा के बताएगा कि मेरे इस जगह पे दर्द है। तो आप लोकेशन देखने के बाद उस लोकेशन पर तमाम सिस्टम जो हैं, सिस्टम ऑफ द बॉडी, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी को जो है आपने देखना है कि हमारे जिस्म की उसकी जिस्म के कौन कौन से सिस्टम्स जो हैं इसमें आ सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस लोकेशन पे कौन कौन से सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं या मुतासिर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसने बड़ा सिंपल सा अगर आपको कहा कि मेरे लेफ़्ट लंबर में दर्द है, लेफ़्ट लंबर आपको पता है पेट का रीजन है, तो लेफ़्ट लंबर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिंपली जो लंबर रीजन में आता है वो किडनी आता है, गुर्दा आता है, ठीक है, गुर्दा आता है, लेकिन लेफ़्ट गुर्दा आ गया, लेफ़्ट जो है किडनी आ गया लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अगर उसने कहा कि मरीज़ ने लोकेशन बताई कि राइट लंबर में मेरे दर्द है, राइट लंबर में दर्द है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये अगर आप देखें ये रीजन है पेट के, ठीक है। पेट के बुनियादी तौर पे 9 रीजन होते हैं, तो 9 रीजन को अगर हम इस तरह आपको बता दें कि ये रीजन है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, और ये इसकी खोपड़ी बना देते हैं हम। ये पेट के जो रीजन है 9, उसमें जो है ये जो है लेफ़्ट लंबर है, ये लेफ़्ट लंबर है, ठीक है, ये चूँकि लेफ़्ट हिस्सा है, और ये भी लंबर है, लेकिन ये राइट लंबर है, ठीक है। तो अगर उसने कहा कि मेरे राइट नंबर में जो है वो प्रॉब्लम है, तो राइट नंबर में उसको लीवर भी आ सकता है, ठीक है, लीवर भी आ सकता है। दूसरे ये है कि उसका किडनी तो आएगा ही आएगा, राइट किडनी। अगर उसने कहा कि मेरे लेफ़्ट नंबर में दर्द है, तो लेफ़्ट नंबर में जो है वो आपकी जो है लेफ़्ट किडनी तो है ही, लेकिन स्प्लीन भी आएगी, स्प्लीन यकीनी आएगी। और राइट नंबर में अगर बिल्कुल राइट नंबर के नीचे की तरफ ये दर्द होगा, तो ये अपेंडिसाइटिस का भी दर्द हो सकता है। लोकेशन से अब ये मैं रीजन ऑफ द एब्डोमेन जो है, रीजन ऑफ द एब्डोमेन, ये मैं आपको लाजमी बताऊंगा, ये दो सूरतों में बताऊंगा, एक तो 4 है, एक 9 है, तो ये आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा था ऑनसेट के बाद लोकेशन के बाद जो है लोकेशन के बाद ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन ये है कि कब से है, जैसे कि उसने कहा कि मेरी एपिगेस्ट्रिक रीजन में, इस जगह पे एपिगेस्ट्रियम में, जो मैदे के बिल्कुल नीचे होता है, यानी कि ये सीना है, ये पेट का मैंने हिस्सा बताया, तो ये सीने के नीचे अगर आप जो है ये देखें कि बिल्कुल पसलियों के नीचे जहाँ पसलियाँ आके हमारी पेट के हिस्से को बना रही हैं, यहाँ अगर एपिगेस्ट्रिक रीजन में अगर उसको दर्द है, तो हम पूछेंगे कि उसका जो है ड्यूरेशन कितना है। अगर ड्यूरेशन पल्सेटिंग है, यानी कि अगर मुसलसल दर्द है, तो वो गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो अगर वो उसको दर्द होता है, टीसें उठती हैं, सुई सी चुभती है, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है कि चंद सेकंड या 30-35 सेकंड का या मैक्सिमम 1 सेकंड का दर्द रहता है और ख़त्म हो जाता है, तो वो जो है। अच्छा, इसी दर्द को अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये कहें कि करैक्टर जो है वो सुई चुभने वाला दर्द है। करैक्टर क्या है? सुई चुभने वाला दर्द है। और उसका एग्रीवेशन क्या है? चलने फिरने से एग्रीवेशन है। दर्द है एपिगेस्ट्रिक रीजन में, और उसका करैक्टर है सुई चुभने वाला, टीस लगने वाला, और उसका एग्रीवेशन जो है वो चलने फिरने से, और एमुलेशन जो है वो, या रिडक्शन जो है वो आराम करने से। तो ये दोस्तों दर्द जो है, ये दिल का दर्द, ये एमआई या इस्केमिक पेन भी हो सकता है। दिल का जो इस्केमिक पेन से मुराद ये कि उसको हम एंजाइना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एंजाइना भी हो सकता है अगर एपिगेस्ट्रिक रीजन में मैदे के इधर दर्द है, और दर्द का जो करैक्टर क्या है, मतलब जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, जैसे अचानक
30 सी लगी हो, और उसका कैरेक्टर के बाद जो है उसकी एग्रीवेशन चलने फिरने से बढ़े या एग्रीवेट करे, और या मेहनत से मुशक्क़त से बढ़ता हो, और जो है रेस्ट करने से रिड्यूस होता हो, रिडक्शन होती हो, तो वो अच्छा। अब रेडिएशन अगर हम देखें तो वही दर्द अगर हमें जो है लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे कहीं भी गर्दन के पट्टे में जाता हुआ नज़र आ रहा हो, और या गर्दन के पट्टे से हमारे जो है बाजू में जाता हुआ नज़र आ रहा हो दोस्तों, तो ये जो है ओल्ड कार जो है आपकी डायग्नोसिस का बाइस बनेगी। और वो ये होगा कि आप ये देखेंगे कि ये दर्द रेडिएट कर रहा है और लेफ़्ट आर्म में जा रहा है, या लेफ़्ट जबड़े को लॉकिंग जॉ कहलाता है या फ्रीजिंग जॉ कहलाता है। लेफ़्ट जबड़े को जो है वो मतलब बहुत शदीद दर्द हो रहा है, सुन सा हो रहा है, नमनेस हो रही है और भारी भारी हो रहा है, तो ये जो है इंजाइना का दर्द हो सकता है। लेकिन इंजाइना का दर्द मोस्टली या 99% मोर देन 90% जो है वो एग्रीवेट करता है एक्सर्शन से, ठीक है, एक्सर्शन से एग्रीवेट करता है, और रेस्ट से जो है वो एम्यूलेट करता है। ये याद रखिएगा कि उसका रेस्ट करने से उसमें कमी आ जाती है और एक्सर्शन से उसमें ज़्यादती आ जाती है। ये इंजाइना कहलाता है। तो ये ओल्ड कार मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ है। तो हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ ये इधर मैंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ में। तो मैं आपको इसके मुतालिक अभी 1 सेकंड के बाद बताता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, अच्छा मेडिकल हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो है मेडिकल हिस्ट्री से मुराद ये होती है कि मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट क्या है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट या डिजीज़ या सिम्टम, ठीक है, उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अच्छा, अब इस बहस में हमें पढ़ना नहीं होगा कि नहीं डिजीज़ नहीं होती तो पेशेंट होता है, वो बात की चीज़ है, उस पर भी हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट, इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट या कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ या विद हिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। देखिए हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ जो है उसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले हम जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है वो सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को जो है हम चीफ सिम्टम भी कह सकते हैं, चीफ सिम्टम हम जो है एड्रेस करेंगे, या की सिम्टम भी कह सकते हैं, ठीक है, की सिम्टम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या चीफ कंप्लेंट। अब वो जो ये मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होती है, चीफ कंप्लेंट क्या होती है, उसके साथ जो है हम लिखेंगे एसोसिएटेड सिम्टम जो है। एसोसिएटेड सिम्टम हमेशा जो है मैंने पहले ही बताया था वो डायग्नोस्टिक क्लू देती हैं। एसोसिएटेड सिम्टम हमें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। फिर उसके बाद पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिजीज या पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, ठीक है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस या पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस में जो है हिस्ट्री जो है वो पेशेंट के पेरेंट्स की तरफ भी जो है इशारा कर सकती है। पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं, जो फोर फादर्स हैं या जो इंसेस्टर हैं, उनमें कहीं अगर कोई डिजीज़ चली आ रही है तो वो भी पास्ट हिस्ट्री में शुमार होगी, ठीक है। तो उसे हम जेनेटिक जो है वो भी जेनेटिक हिस्ट्री भी कह सकते हैं और पेशेंट की जो है पास्ट हिस्ट्री भी कह सकते हैं। अच्छा, देखिए 3 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, एसोसिएटेड सिम्टम या प्रेजेंटिंग सिम्टम और एसोसिएटेड सिम्टम, और पास्ट इलनेस या पास्ट हिस्ट्री ऑफ पास्ट डिजीज़ या पास्ट जेनेटिक डिसऑर्डर जो उसकी फैमिली में उसके फोर फादर्स को या लोगों को होंगे, जैसे कि उसकी वालदा को, उसके फादर को, उसके नाना को, उसके दादा को, इस तरह की कोई कंप्लेन होती हो तो अगर हम मालूम कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी, ठीक है। होता यह है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में जेनेटिकल डिसऑर्डर चल रहे होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में जो है ट्यूबरकुलोसिस चल रही होती है, क्रोनिक इलनेस चल रही होती है, कैंसर तो खैर बहुत पुरानी डिजीज़ नहीं है लेकिन भारत कैंसर भी चल रहा होता है, इस तरह की कैफियत चल रही होती है। तो हमें हिस्ट्री लेने में, पास्ट हिस्ट्री लेने में, पास्ट इलनेस जो है उसका अपना भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे शुरू में जो है वो बचपन में कॉन्स्टिपेशन हो गया था, तो वो मेरी आंतों में बल आ गया था, या स्ट्रैंगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन था। तो मतलब वो तो ये नहीं कहेगा लेकिन आप समझ लेंगे कि आंतों में बल आना किसे कहते हैं, स्ट्रैंगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन।
तो बोले वो मेरी सर्जरी हुई थी लेकिन अब मुझे कब्ज रहता है। उसकी प्रेजेंटिंग हिस्ट्री क्या है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन उसकी जो है पास्ट इलनेस या पास्ट हिस्ट्री क्या है कि उसको जो है स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया था बचपन में, या कोई ट्रॉमा या ब्लो होने की वजह से अचानक कोई गेम खेलते वक्त, कोई क्रिकेट खेलते वक्त उसको बैट या कोई बॉल लग गई थी, तो जिसकी वजह से उसमें अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई थी। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई और उसके बाद जो है सर्जरी के बाद उसे अब जो है कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो प्रेजेंट कंप्लेन या चीफ कंप्लेन उसकी कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन हिस्ट्री आपको मिल रही है कि वो जो है उसकी जो सर्जरी हुई थी किसी ज़माने में बिकॉज ऑफ ट्रॉमा या बिकॉज ऑफ ब्लो या बिकॉज ऑफ जो लगा था उसको, जो भी चीज़ लगी। अच्छा, उसमें आपने हिस्ट्री ले ली, लेकिन एसोसिएटेड सिम्टम जब आप लेंगे तो वो ये होगा कि जो है अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ जो है उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाने पे दर्द भी होता है और उसको ब्लड भी आ रहा होता है, तो ये एसोसिएटेड सिम्टम होगी। लेकिन अगर इसकी एसोसिएटेड सिम्टम जो है ये है कि जब भी डायरिया हो या डिसेंट्री हो या कॉन्स्टिपेशन हो तो उसके साथ हम इंतज़ार करेंगे मरीज़ खुद बता दे, वरना हम पूछेंगे कि जो है ना वो आपको नौजिया वोमिटिंग तो नहीं है। अगर नौजिया है और वोमिटिंग है तो ये एक उसकी रिलेटेड एसोसिएटेड सिम्टम जो जीआईटी से रिलेट करेगी, जीआईटी से, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उससे रिलेट करेगी। लेकिन अगर उसको सिर्फ एब्डोमेन तो बहुत बड़ा है, तो एब्डोमेन में कहीं भी दर्द होगा तो वो रीजन, उस रीजन में या उस जगह पे कौन सा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है वो हमें देखना होगा। लेकिन अगर पेट में दर्द है और पेट में दर्द के साथ उसको वोमिटिंग है, नौजिया के साथ वोमिटिंग है, पॉइंट की बात ये है कि नौजिया के साथ अगर वोमिटिंग है तो ये पॉसिबल है कि उसको जीआईटी की प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर उसके पेट में दर्द है और लंबर रीजन में दर्द है दोनों तरफ और सीवियर पेन है और उसके साथ जो है या इस जगह पे लंबर रीजन से रेडिएट हो रहा है नीचे की तरफ पैरों में आ रहा है और उसको जो है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, नौजिया नहीं हो रहा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में जो है आप ये याद रखिएगा कि पेशेंट का आपने यूरिया कराना है, ठीक है, यूरिया क्रिएटिन, सीरम क्रिएटिन कराना है। तो ये दोनों चीज़ें करानी है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एब्डोमिनल पेन के साथ अगर कोई पेशेंट आ रहा है, सीवियर पेन के साथ आ रहा है, जब भी मरीज़ किसी भी किस्म के पेन में आएगा, किसी भी किस्म के दर्द में आएगा, तो वोमिटिंग जो है पॉसिबल है कि हो जाए। वो एक रिएक्शन हमारा है, बॉडी का रिएक्शन होता है या हमारा सिस्टम होता है, वो मैं सिस्टम आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं इस तरह हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ के हवाले से बात कर रहा था। तो वोमिटिंग हो सकती है, शदीद दर्द की सूरत में हमारा न्यूरोजेनिक वोमिटिंग हो जाती है। लेकिन अगर हमारा यूरिया बहुत बढ़ जाए तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या है? फोर्सफुल वोमिटिंग है, ये फोर्सफुल वोमिटिंग है, ठीक है। फोर्सफुल वोमिटिंग में क्या है कि उसमें नौजिया नहीं होगा, अचानक बहुत शदीद किस्म की बड़ी सी उल्टी होगी। तो दोस्तों ये इस तरह की जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ में 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं पूछने वाली, वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन, एसोसिएटेड सिम्टम और पास्ट इलनेस। पास्ट इलनेस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड आउट करती है या एवलवेट करती है, ठीक है। ये हो गई दोस्तों, मैंने आपको बताया हिस्ट्री के हवाले से। अब है हिस्ट्री ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डीडी, हिस्ट्री ऑफ जो है डीडी जो है, डी और डी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये डीडीज कहलाती है, इसलिए मैंने डीडीज लिखा है। दोस्तों डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो ये है कि मुतबादिल कोई मिलता जुलता मर्ज हो, लेकिन ये कहलाती डीडी है। और डीडी कहलाने की, डीडीज बहुत ज़्यादा हुआ तो ये डीडीज कहलाती है। तो बहुत सारे अमराज की बहुत सारी डिजीज़ है। मिसाल के तौर पे गैस्ट्राइटिस की, हार्ट बर्निंग की डिजीज़ है। हार्ट बर्निंग की डिजीज़ जो है वो हार्ट बर्निंग जो है वो हमारा एक सिंपल सा एक टर्म है, हार्ट बर्निंग, ठीक है। हार्ट बर्निंग की डीडी क्या है? जो सिंपल सी एक तो डीडी होगी कि गैस्ट्राइटिस है, ठीक है। गैस्ट्राइटिस के साथ साथ आप याद रखिए ये तो सिंपल सी है, ये सिंपल से कंप्लेन है। लेकिन इससे ज़्यादा शदीद तरीन कंप्लेन होगी एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है, या दिल का दौरा पड़ना। दिल का दौरा पड़ना, दिल का दौरा पड़ना भी जो है उसमें हार्ट बर्निंग हो सकती है, मैदे में जलन हो सकती है, उस रीजन में जलन हो सकती है। तो ये जो हार्ट बर्निंग और सीवियर सिंपल सी, इस हार्ट बर्निंग की ऐसे सिंपल सी डिजीज़ क्या हो गई? गैस्ट्राइटिस, यानी कि वर्म मैदा, ठीक है। वर्म मैदा पे मेरी एक वीडियो थी, मैंने बताया था वर्म मैदा से मुराद ये नहीं है कि मैदे के ऊपर वर्म होता है, अंदर उसके म्यूकोसल लेयर में म्यूकोसा में वर्म होता है।
तो सिंपल से क्या हो गया कि वर्मे मैदा या गैस्ट्राइटिस। लेकिन शदीद क्या हो गया कि दिल का दौरा या एमआई मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये शदीद किस्म की कैफियत होगी। दोनों सूरतों में उस जगह पे बर्निंग हो सकती है, हैवीनेस हो सकता है, बोझ हो सकता है। तो ये इसकी डीडी कहलाएगी। इसी तरह अगर हम ये देखें कि आपको बच्चों के हवाले से, बच्चे कान पकड़ रहे होते हैं, उसके जो है लोग कहते हैं कि एयर एक है, तो एयर एक नहीं होता उसको, बल्कि उसके गले में ख़राबी होती है। तो वो जो है कान पकड़ रहा होता है बच्चा, तो जब गले में ख़राबी होती है या उसको फेरिंजाइटिस होगा या लेरिंजाइटिस होगा या स्टोमाटाइटिस होगा, मुंह में या गले में उसके इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगी, उसके नतीजे में उसके कान में दर्द हो सकता है। तो ये जो डिजीज़ हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंस मतलब अहमियत की हामिल है। तो हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ में मैंने आपको बताया कि ये 3 चीज़ें। हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, जो हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ जो है वो मैं आपको कंप्लीट इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊंगा, और एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। अगर आप इस तरह मरीज़ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप बड़ी आसानी से जो है उसकी डिजीज़ तक या उसकी सिम्टम तक या पेशेंट तक आप पहुंच गए। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये बड़ा लंबा या बड़ा तवील प्रोग्राम या तवील सिस्टम लग रहा होगा आपको, ऐसा इतना से तवील नहीं होता। मरीज़ आकर जब वेटिंग रूम में होता है, जब से ही उसकी केस टेकिंग शुरू हो जाती है। एक बहुत ही ज़हीन मॉलिश को, बहुत ज़्यादा केस टेकिंग करने वाले को एक बेहतरीन सामे होना या लिसनर होना ज़रूरी है। उसको बीच बीच में वो सवाल उसको दागेगा नहीं। याद रखिएगा, गोल्डन पॉइंट ऑफ द डे क्या है कि सजेस्टिव क्वेश्चन जो है आप जो है वो नहीं करेंगे। सजेस्टिव क्वेश्चन जो हैं वो नहीं करेंगे, बल्कि मरीज़ को छोड़ देंगे आज़ाद। सजेस्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। क्या आपको रात में नींद नहीं आती, ये सजेस्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताएं भाई नींद के क्या हालात हैं, तो वो बताएगा यूँ होता है वो होता है। अब आप अगर उससे कह देंगे कि क्या आपको नींद नहीं आती, तो कह देगा हाँ नहीं आती। अब आपका पूरा नींद का चैप्टर क्लोज हो गया। कि अगर आप उससे बोल देंगे क्या आपको भूख नहीं लगती, वो कह देगा नहीं लगती, तो आपका पूरा भूख का चैप्टर क्लोज हो गया। तो आप सजेस्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसकी सुनते रहें, वो उसकी तरफ ज़रूर देखना है, और हूँ हाँ अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ताकि उसको ये रहे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। जितना आप सुनेंगे, जो जो चीज़ें आप फ़िल्टर कर लें, जो जो चीज़ें आप लिखना चाह रहे हैं लिख लें, और जो चीज़ें नहीं लिखना चाह रहे हैं वो कॉमन सी हैं उसे आप छोड़ देंगे। दोस्तों, बहुत ही अहम बात, मॉलिश का, एक डॉक्टर का, एक हेल्थ प्रोफेशनल का, एक होम्योपैथ का, एक हकीम का, इन तमाम लोगों का केस टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहला पेशेंट जब आता है, तो पहले पेशेंट के साथ केस टेकिंग होती है। अब केस टेकिंग से मुराद कहीं भी ये नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, केस टेकिंग से मुराद कहीं भी ये नहीं है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, आपके पास एक एक्सीडेंटल केस आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्सीडेंटल केस में जो है आपका क्लिनिक जो है रोड पर है, तो वो जो है एक कार एक्सीडेंट RTA हो जाता है, ठीक है। RTA होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो है मरीज़ ज़ख्मी होकर आ गया है, तो अब आप उससे केस टेकिंग या हिस्ट्री टेकिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले उसको आप जो है ऑब्जेक्टिव सिम्टम के तहत जो है उसका असेसमेंट करेंगे और उसका प्लान कर देंगे। तो उसमें सिम्टम जो है, सब्जेक्टिव सिम्टम जो है, वो ज़रूरी नहीं कि मरीज़ बता रहा हो। मरीज़ के साथ आने वाले जितने भी उसके मुताल्लिकीन हैं, अटेंडेंट हैं, दोस्त हैं, बाप भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो बताते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है वो रोड पे खड़े होते हैं और कोई बंदा, आदमी, लड़का, कोई काम करने वाला, इलेक्ट्रिक काम करने वाला, बिजली के पोल पे काम कर रहा होता है, उसे शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और वो ज़मीन पे आ गिरता है। तो दो बातें हैं, वो बताने वाले बोलेंगे कि भाई वो तो वहाँ से उठा के लाए उसे, तो वो बताएंगे। वो सब्जेक्टिव सिम्टम जो है वो दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम आपने गौर करनी है। सब्जेक्टिव सिम्टम वो दे रहे हैं कि बिजली के पोल पे काम कर रहा था, तो अचानक गिर गया, तो ऊपर से नीचे जो है डायरेक्ट गिरा है। तो ये आपने दो बातें नोट करनी है, एक तो करंट का यानी उसको इलेक्ट्रिक शॉक, और दूसरे ये कि ऊपर से गिरना, हिस्ट्री ऑफ फॉल। तो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ फॉल जो है आपने लिखना है। तो ये दो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, लिखने से ज़्यादा जहन में होनी चाहिए।
तो दोनों सूरतों में आप देखेंगे अगर उसकी हड्डियाँ टूटी हैं तो दोस्तों हड्डियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं टूटती हैं मोस्टली, वो ऊपर से गिरने की वजह से टूटती हैं। लेकिन अगर उसके दिल को कोई प्रॉब्लम हुई है, दिल रुक गया है, तो उसमें दोनों चीज़ें मुमकिन हो सकता है कि हों, कि इलेक्ट्रिक शॉक प्लस ये है कि गिरना। तो ये हिस्ट्री टेकिंग जो है वो नए पेशेंट से, नए आने वाले मरीज़ से या पहली बार आने वाले मरीज़ से हैं। जब मुकम्मल तौर पे आपका एक केस, पेशेंट का केस डेटा या पेशेंट डेटा तैयार हो जाएगा तो फिर आपको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है उसको बार बार इस तरह की कैफियत या इस तरह के सवालात में उससे मतलब उलझाएँ। तो ये कंप्लीट आपके पास केस तैयार हो जाएगा जब आपकी टेंटेटिव डायग्नोसिस बन जाएगी। अभी डायग्नोसिस में आपके मैं करीब हूँ, इंशाल्लाह एग्जामिनेशन की तरफ जाऊँगा तो टेंटेटिव डायग्नोसिस बन जाएगी। तो डायग्नोसिस के मुताबिक आपने उसको ट्रीटमेंट देनी है, उसका प्लान करना है और उसके डायग्नोसिस से मुराद पेशेंट को आप समझ गए। तो आपने उसकी फिर उसकी डेली आने की बुनियाद पे उसकी बस एक ही चीज़ लिखी जाती है, इम्प्रूवमेंट या मतलब ये कि अगर उसको बेहतरी हो रही है तो बेहतरी लिख देंगे, बेहतरी नहीं हो रही है तो बदतरी लिख सकते हैं कि एग्रीवेट कर गया हो, एग्रीवेशन हो गई हो किसी भी चीज़ से, किसी भी दवा से, या वो बेहतर हो गया हो या जैसा था वैसे ही। ये हमें सिर्फ लिखना है और वो उसकी केस हिस्ट्री निकालेंगे, उसका कार्ड निकालेंगे और उसको पूरी डिटेल लिखी हुई होगी। उसमें बार बार हमें इतना बड़ा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक बेसिक है, इसको सीखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों मैं आपका जो है ख़ासा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक सिखा दूँ। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑडियो में मैं आपको बहुत तेज़ी से जो है एग्जामिनेशन की तरफ लेके जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। एम कामिल खान कामिल।